हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारा 12th क्लास का पूरा सिलेबस एक सिंगल सीरीज के अंदर, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं सारे सब्जेक्ट्स जो कि हैं आपके अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, एक सिंगल सीरीज में, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे सारे छोटे से छोटे टॉपिक्स बिल्कुल ही बेस से, ताकि आप 12th बोर्ड्स में बहुत अच्छे से नंबर स्कोर कर सकें। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज, विच इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में हमने ऑलरेडी ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है विच इज कोऑर्डिनेशन, और इस लास्ट टॉपिक की वजह से मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ रही है, अन्यथा मेरी इच्छा तो ये थी कि इसके पहले वाली वीडियो में मैं इस पूरे टॉपिक को कवर अप करा दूं, बट क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, लगभग 10 से 15 मिनट का टॉपिक है ना, थोड़ा सा समय लेगा ये टॉपिक, इसलिए इसके लिए एक नई वीडियो मैंने बनाई है। तो अपन इस वाली वीडियो में कंप्लीट करते हैं सारी चीजें, देखते हैं कोऑर्डिनेशन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके नेचर क्या है और कहां-कहां पर कोऑर्डिनेशन जरूरी पड़ सकता है। साथ ही में कोऑर्डिनेशन किस तरीके से काम करता है इसके भी मैं कई सारे एग्जांपल्स आपको दूंगा, और इस वाले चैप्टर को अपन पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। चैप्टर इस वीडियो के लास्ट में मैं चैप्टर का पूरा एक बाइफरकेशन दूंगा आपको कि कौन-कौन सी चीजें इस चैप्टर में हमने पढ़ी हैं और आपको किन-किन चीजों पर फोकस करना है, ठीक है। और इस वीडियो को और इस चैप्टर को अपन कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे हमारे फर्दर अलग-अलग सब्जेक्ट्स के अलग-अलग चैप्टर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के और कंप्लीट करते हैं हमारा ये वाला चैप्टर। बात करें कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होता क्या है? बेसिकली ये दो चीजों से मिलकर बना है, को एंड ऑर्डिनेशन, या हम एक सिंगल शब्द में भी पढ़ें तो कोऑर्डिनेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन? बेसिकली एक जो कंपनी होती है, कोई भी XYZ कंपनी है या कोई भी एक ऐसी जगह है जहां पे मैनेजमेंट काम कर रहा है, तो वहां पर भाई बहुत सारी अलग-अलग एक्टिविटीज चलती रहती है। सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में जरूरी तो है नहीं कि उनका काम अगर ऑयल रिफाइनरी का है तो वहां पे सिर्फ एक ही काम हो रहा है ना, बहुत सारे काम होते हैं। भाई अकाउंट्स डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा होगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपना काम कर रहे होंगे, सेल्स वाले अपना काम कर रहे होंगे। एक कंपनी में या एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, है ना, और वो सारे डिपार्टमेंट सब अलग-अलग काम करते हैं। कोई का काम कुछ और है, किसी के काम का नेचर कुछ और है, किसी का नेचर कुछ और है, किसी का कुछ और है ना। सेल्स वालों का काम है कि भैया हमें ज्यादा से ज्यादा मार्केट में हमारे प्रोडक्ट सेल करना है। एडवर्टाइजमेंट वालों का काम है कि हमें इन प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों को देना है। ह्यूमन रिसोर्स वालों का काम है कि कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज को लेकर आना, उनको कोई मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट बिक रहा है या नहीं बिक रहा है ना। या सेल्स वालों को कोई मतलब नहीं है कि कंपनी में लोग आ रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। वो सारे डिपार्टमेंट सब अपना अपना काम करते हैं, और क्योंकि एक बिजनेस या वो ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल यूनिट है, तो वो सिंगल यूनिट एक सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करती रहे बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी भी रोक टोक के, तो उस काम करने के तरीके को, वो जो सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करती है बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी फ्लक्चुएशंस के, स्मूथली जब वो काम करते हैं, उस काम को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कि लोगों के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में एक ऐसा ब्रिज बनाना कि जितने भी गैप्स उनके बीच में वो सब कवर अप हो जाएं और वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग डिपार्टमेंट की तरह काम ना करते हुए एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करे, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। और यही इसकी डेफिनेशन भी है। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि जो डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, जिनके सबके अपने अपने अलग अलग काम हैं, वो सब साथ में मिलकर एक सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करेंगे, एक सिंगल फ्लो में काम करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। सर क्या कोऑर्डिनेशन सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है? बिल्कुल नहीं। जैसे मैनेजमेंट परवेसिव है, इट इज ऑल परवेसिव, हर जगह अप्लाई होता है, ऐसा ही कोऑर्डिनेशन भी सर हर जगह अप्लाई होता है।
कोई एक शादी का फंक्शन है वहां भी अप्लाई होगा, कोई बर्थडे पार्टी है वहां भी अप्लाई होगा, कोई स्कूल है वहां भी अप्लाई होगा, कॉलेज है वहां भी अप्लाई होगा, हॉस्पिटल है उधर भी होना है, कोई कोचिंग क्लास है वहां पे भी होना है, रोड्स पे होना है, गवर्नमेंट में होना है, इंटरनेशनल ट्रेड्स में होना है, कोई बिजनेसेस में होना है, एक पान की दुकान से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी तक हर जगह कोऑर्डिनेशन अप्लाई हो सकता है। सर एग्जांपल दीजिए, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई कोई बड़ी कंपनी है तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल लिया हमने तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, सब एक सिंक्रोनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं, मतलब काय में काम कर रहे हैं, वो एक कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। हाँ सर बड़ी कंपनी में तो हो गया। सर एक छोटे बिजनेस में कैसे होगा? सपोज मान के चलो छोटे बिजनेस से अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑफ कोई छोटी सी किराने की दुकान है, ठीक है, आपके मोहल्ले में पड़ोस में छोटी छोटी किराने की दुकानें होती है वहां पे। अब वहां पे कोऑर्डिनेशन कैसे काम करता है कि भैया कोऑर्डिनेशन वहां पे ऐसे काम करता है सर कि अब उसमें तो कोई डिपार्टमेंट्स नहीं होते लेकिन उसमें प्रोडक्ट तो होते हैं ना बहुत सारे, तो कौन सा प्रोडक्ट कम हुआ कौन सा ज्यादा हुआ, भाई किस व्यापारी को कितना पेमेंट करना है, किस व्यापारी से किस कस्टमर से कितना पेमेंट लेना है, इन सबको भी तो एक क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में एक सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में हमें जमा के रखना पड़ेगा उस दुकानदार को, तो इसलिए ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। तो कोऑर्डिनेशन इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। क्या ये मैं अभी नेचर ये फीचर्स और नेचर्स जो पढ़ाऊंगा उसमें मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी फिलहाल में हमें सिर्फ ये समझना है कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। तो कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस होती है सर, मैनेजमेंट की तरह ये भी एक प्रोसेस है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो गैप्स होते हैं उनको खत्म करती है और कंपनी को स्मूथ फ्लो कराने में हेल्प करती है, स्मूथ एक्टिविटी या एक स्मूथली रन करने में हेल्प करती है। उस प्रोसेस को हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। सपोज आपने कई सारे मीम्स देखे होंगे, है ना, भाई कोई भी टीम जो है, क्रिकेट टीम जो है वो कब जीतती है? जब सबके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, है ना, बॉलर्स, बैट्समैन, फील्डर्स, विकेट कीपर, कोच, अदर स्टाफ, सबके बीच में अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, अच्छा लिंकेज होगा, देन वो क्रिकेट टीम 100% जीतेगी। इसके अलावा भाई मैरिज में भी कोऑर्डिनेशन होता है। अगर बॉय और गर्ल में कोऑर्डिनेशन नहीं है, मैरिज नहीं चल पाएगी, डाइवोर्स हो जाएगा। सो कोऑर्डिनेशन इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। सो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन की सबसे सिंपल डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है और सबसे सिंपल शब्दों में अगर समझाया जाए तो कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस होती है सर जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने वाले अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटी को क्या करता है? सिंक्रोनाइज्ड कर देता है, एक कर देता है और उस पूरे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक सिंगल यूनिट में काम करने में हेल्प कराता है और ग्रुप गोल अचीव कराता है। दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। समझ आया कोऑर्डिनेशन क्या होता है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक, नेचर एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। नेचर्स या फीचर जो बोल रहा हूं आपको बोल सकते हो। फीचर्स मैंने आपको पहले भी समझाए थे कि हमारे पास 5 यूनिवर्सल फीचर्स हैं ना, 5 सरकारी फीचर्स हैं, जैसा मैं बोलता हूं हर बार 5 सरकारी वो है हमारे पास फीचर्स व्हिच इज इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यस, कोऑर्डिनेशन इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन करा इसलिए जाता है क्योंकि वो गोल ओरिएंटेड है। इट इज ऑल परवेसिव, हर जगह एप्लीकेबल है। इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, कंटीन्यूअस प्रोसेस होती है, कोऑर्डिनेशन कभी खत्म नहीं होता। इस टाइप के अलग अलग प्रोसेस अलग अलग वो बताए थे। तो आप चाहो तो वो 5 भी लिख सकते हो, अन्यथा अपन ने उनसे मिलता जुलता और अलग अलग भी लिखे हुए। तो अपन एक एक करके देखते हैं कि नेचर एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होता है। सबसे पहला, इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या इंश्योर करता है कि यूनिटी ऑफ एक्शन हो रहा है। यूनिटी ऑफ एक्शन है क्या सर? ये यूनिटी ऑफ एक्शन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जस्ट इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर। इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसमें एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन है क्या? यूनिटी ऑफ एक्शन इज बेसिकली यूनिटी ऑफ एक्शन, ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि हर एक इंसान जो भी उस कंपनी के अंदर काम कर रहा है वो हर एक इंसान जो है वो एक सिंगल एक्शन पे काम करेगा, एक सिंगल वे में काम करेगा। ऐसा नहीं है कि 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग गोल्स के लिए काम कर रहे हैं। 10 का जो ग्रुप गोल है वो क्या होगा? एक सिंगल ग्रुप गोल होगा। ठीक है, सपोज एक कंपनी है, या मैं मेरी एग्जांपल लेता हूँ। मैं हूँ, कोई टीचर है जो अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं, कोई टीचर है जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। हम 3 जने हैं, मैं बिजनेस पढ़ा रहा हूँ, है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं स्कूल के अंदर। तो हम 3 लोग हैं, हम 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। तो तीनों का जो ग्रुप गोल है इट शुड बी वन। हमारा जो यूनिटी ऑफ एक्शन है वो क्या होना चाहिए? एक सिंगल यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए कि हमें सभी बच्चों को बहुत अच्छे परसेंटेज से पास कराना है। ऐसा ना हो कि इकोनॉमिक्स वाला टीचर कुछ और सोच रहा है, अकाउंट्स वाला टीचर कुछ और सोच रहा है, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए।
देयर शुड बी द यूनिटी ऑफ एक्शन। तो ये यूनिटी ऑफ एक्शन कौन इंश्योर करता है कंपनी के अंदर? कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है कि अगर कोऑर्डिनेशन है कंपनी में तो सभी लोग यूनिटी ऑफ एक्शन पे काम कर रहे होंगे। सेकंड, इट इज ऑल परवेसिव, ये हर जगह एप्लीकेबल है। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन फंक्शन है ये हर जगह अप्लाई हो सकता है। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पे यूनिटी ये अप्लाई ना हो। कोई मैरिज हो, चाहे वो कोई स्कूल हो, बिजनेस हो, कोई भी XYZ जगह हो, हर जगह अप्लाई हो सकता है। कोई घर हो, कहीं पर। इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी भी रुक नहीं सकती, ये अनंत काल तक चलती रहेगी। कोऑर्डिनेशन, अगर एक बिजनेस को लंबे समय तक टिकना है, लंबे समय तक काम करना है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, तो उसको कोऑर्डिनेशन अनंत काल तक चलाना पड़ेगा। और अगर कोऑर्डिनेशन चलता रह रहा है तो वो एक कंटीन्यूअस प्रोसेस बन जाएगा। सो कोऑर्डिनेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, बिकॉज कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कोऑर्डिनेट कर दिया सबको और छोड़ दिया। आपको कंटिन्यूअसली सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर काम करवाते रहना पड़ेगा। सो इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। फोर्थ, इट इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन क्या इंटीग्रेट करता है? ग्रुप एफर्ट इंटीग्रेट करता है कि भैया सब मिलकर काम करेंगे, सब मिलकर काम करेंगे तो सबका गोल अचीव होगा। सभी लोग इकट्ठा पैसा कमा पाएंगे, सभी लोग इकट्ठा प्रॉफिट कमा पाएंगे, सैलरी कमा पाएंगे। तो इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। जो ग्रुप एफर्ट होता है उसको इंटीग्रेट करने का काम करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है, या फिर उसको एनहेंस करने का काम करता है। ग्रुप एफर्ट्स को मतलब लोगों के मन में भावना जगाता है कि हमें ग्रुपली एफर्ट्स डालने हैं कंपनी के अंदर कोई भी चीज को अचीव करने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सो इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। एंड द लास्ट वन इज इट इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। ऑल द मैनेजर्स, ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन सारे मैनेजर्स की रिस्पांसिबिलिटी हो, भले टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो या लोअर लेवल मैनेजमेंट हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने भैया कोऑर्डिनेशन की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए, पॉलिसी बना दी और उनका काम खत्म हो गया। मिडिल लेवल वालों ने उसको अप्लाई कर दिया, उनका काम खत्म हो गया। छोटे वालों ने, लोअर लेवल मैनेजमेंट वालों ने उसको एक्सेप्ट करके वर्कर्स तक पहुंचा दिया, उनका काम खत्म हो गया। सभी को साथ में मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी कि कंपनी के अंदर सभी लोग एक कोऑर्डिनेशन में काम करते रहे, वो भले ही टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल मैनेजमेंट हो। मतलब वो भले ही वर्टिकल चल रहा हो या हॉरिजॉन्टली चल रहा हो, डिपार्टमेंट वाइज चल रहा हो। वर्टिकल चलेगा तो कैसे चलेगा? टॉप, मिडिल एंड लोअर। और हॉरिजॉन्टल चलेगा तो कैसे चलेगा? डिपार्टमेंट वाइज चलेगा। मार्केटिंग, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, HRM, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वगैरह वगैरह जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी के अंदर, सभी एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम करें। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो हर मैनेजर की जिम्मेदारी होती है, हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोऑर्डिनेशन काम करता रहे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो दीज आर द 5 बेसिक फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। होपफुली आपको कोऑर्डिनेशन वाला टॉपिक समझ आया होगा। क्या होता है कोऑर्डिनेशन का मतलब? एक बार वापस से रिकैप करते हैं कि कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सर, जब कोई भी एक कंपनी अलग अलग काम करती है तो उन सभी के कामों को इकट्ठा करके हम एक सिंक्रोनाइज्ड वे में करवा देते हैं ताकि हमारा ग्रुप गोल अचीव हो सके, उसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी मैनेजमेंट के लिए। अच्छे मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये उसके कुछ फीचर्स हैं और यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है, इसके साथ साथ चैप्टर खत्म होता है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट वाली स्लाइड में, मैं छोटी सी स्लाइड है, मुश्किल से 5-1 मिनट की होगी वो, उस स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी इस पूरे चैप्टर में, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और इस वीडियो को अपन खत्म करेंगे, इस चैप्टर को अपन खत्म करेंगे और कल से आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियोस। तो देखते रहिए। ये रहा आपके सामने सेकंड वाला स्लाइड। चलिए, मेरी इच्छा तो ये थी कि मैं खुद ही लिख दूं सारे टॉपिक्स, बट आपके सामने एक एक करके लिखता जाऊंगा ताकि आपको भी समझ आ जाए। बात करें, मैं ये इस वीडियो को एक्सटेंड क्यों करी है मैंने, ज्यादा नहीं, 5 मिनट का और समय लूंगा आपका बस, कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन से टॉपिक हमने कंप्लीट करे। 4 वीडियोस में हमने कंप्लीट करा। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सभी ऐसे चैप्टर हैं 12th बिजनेस में जिसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। बात करें नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में हमने सबसे पहला टॉपिक जो कंप्लीट करा था, इट इज मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हमने देखा था मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। इस मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट में हमने देखी थी डेफिनेशन, और डेफिनेशन के साथ साथ हमने देखा था मतलब प्रोसेस का,
प्रोसेस के अलावा हमने मतलब देखा था दो चीजें और देखी थी इसमें, वो कौन कौन सी थी बेटा? विच इज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, इनके मीनिंग देखिए। सेकेंड टॉपिक जो हमने पढ़ा था इट इज आई थिंक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मेरे पास लिखा भी हुआ है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, उसके अलग अलग है ना। क्या क्या देखा था? इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इट इज अ वही सरकारी टॉपिक, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस देखी थी हमने। उसके अलावा हमने देखा था इट इज ऑल परवेसिव, इट इज ऑल परवेसिव, इट इज ऑल परवेसिव के बाद इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट इज डायनेमिक। और क्या देखा था? गोल ओरिएंटेड और क्या क्या था यार, एक टॉपिक और भूल गया हूं मैं। इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ये देखा था, ठीक। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आया तीसरा, तो हमने देखा था ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हमने 3 ऑब्जेक्टिव देखे थे, सोशल पहला, पर्सनल एंड तीसरा सोशल, पर्सनल एंड वन मोर इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के बाद चौथा टॉपिक हमने क्या देखा? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट देखे हमने, इसमें भी हमने 3-4 टॉपिक देखे थे अलग अलग। इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, है ना। फिर इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल के बाद और क्या क्या थे भाई, ये बताते जाओ एक एक करके। इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। उसके अलावा इट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, इट क्रिएट्स डायनेमिक organization, and the last one is it helps in achieving personal objective also. It helps in achieving personal objective, ठीक है सर। ये हमने इंपॉर्टेंस देखा था। फिफ्थ टॉपिक क्या देखा था भैया इंपॉर्टेंस के बाद? फिफ्थ टॉपिक हमने देखा था नेचर। ये तो बहुत ही सिंपल और खतरनाक भी टॉपिक था। कौन कौन से नेचर होते हैं? इट इज आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। इट इज आर्ट एंड साइंस बोथ आल्सो, ये भी देखा था हमने, ठीक है। नेचर के बाद सिक्स्थ टॉपिक हमने क्या देखा था? नेचर के बाद हमने देखा था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कितने लेवल होते हैं मैनेजमेंट के? टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। फिर सातवां टॉपिक क्या देखा था? यहाँ नीचे दिख रहा है, उधर लिख दूं, इधर लिख देते हैं। 7 टॉपिक हमने क्या देखा भैया लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बाद? हमने देखा क्या? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान रखना फीचर और फंक्शन अलग अलग चीजें होती हैं। 3, 4 और 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट देखे होंगे। ये फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स। ये फंक्शन है। फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और लास्ट 8th वाला टॉपिक हमने देखा अभी इसी वीडियो में पहले, इट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में हमने देखा उसका मीनिंग और साथ में देखे हमने उसके 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। सब मैं लिख नहीं रहा हूं, कुछ जगह नहीं है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे लिखे हुए हैं इसलिए, ठीक है। तो टोटल 8 टॉपिक है, मैं मेरे पास भी देख लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8
8 टॉपिक हैं टोटल अपने पास। 8 टॉपिक में अपन ने ये पूरा पूरा चैप्टर खत्म करा। ये 8 टॉपिक अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिए तो ये मान के चलो इस अकेले चैप्टर से आपको आएगा 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 6 से 8 नंबर्स के क्वेश्चंस। तो 8 नंबर के क्वेश्चंस कहीं नहीं गए आपके। बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं, कोई बहुत ज्यादा खास टॉपिक्स नहीं है। 4 वीडियो में अपन पूरे टॉपिक्स कंप्लीट करें। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई डिफरेंस आ रहा हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, तो आप मुझे कमेंट में बताओ। मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूंगा और बताऊंगा कि कौन सी चीजें किस तरीके से करी जाती है। उनकी शॉर्ट्स बना दूंगा, उनके Q&As बना दूंगा, वटेवर जो भी मेरे से उस समय पे बनेगा मैं आपको वीडियोस बना के भेज दूंगा। दिस इज द होल चैप्टर विच इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे हमने चैप्टर खत्म करा, सारे टॉपिक्स मैंने बताए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से, जिन पे से क्वेश्चन बन के आते हैं। अब आपको सिर्फ आपके पास कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अब आप केस स्टडी उठाओ, केस स्टडी सॉल्व करना चालू करो और आप देखोगे कि फटाफट आपको केस स्टडी के आंसर्स आएंगे। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। शेयर कर दो इस वीडियोस को आपके सभी दोस्तों के पास, ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट मिल सके। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो, बिकॉज सब्सक्राइब करना आपके लिए तो फ्री है, बट मेरे को उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। So thank you so much guys, all the best for your future.